मित्रों नमस्कार। गुरुकुल के YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का विषय गंडमूल नक्षत्र। बहुत सारे लोगों को ये जिज्ञासा रहती है कि ये गंडमूल नक्षत्र क्या होता है, क्या ये लकी है, क्या अनलकी है, या जन्म के समय क्या हमारा गंडमूल नक्षत्र तो नहीं है। और आपने बहुत लोगों को बातें करते हुए सुना होगा कि जब से इस बच्चे का जन्म हुआ है तब से हमारी जमीन जायदाद बिक गई, या माँ को कष्ट आ गया, पिता को प्रॉब्लम आ गई, उनके काम में दिक्कत आ गई, अरे ये तो अभागा ही पैदा हो गया। और कुछ लोगों के मुंह से आपने ये भी सुना होगा बच्चे के जन्म के बाद कि वो पंडित जी से पूछ रहे होते हैं ये किस पर भारी है। तो ये भारी और लकी है या अनलकी है, तो इन गुत्थियों को आज आपके सामने रखूंगा और इसको सुलझाने का पूरा प्रयास करूंगा। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो चंद्रमा 27 नक्षत्र में किसी न किसी नक्षत्र के अंदर होता है। ऐसे हमारे 6 नक्षत्र होते हैं, जैसे अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। ये 6 नक्षत्र अगर किसी व्यक्ति के जन्म नक्षत्र बनते हैं, यानी कि चंद्रमा इन 6 में से किसी भी नक्षत्र के ऊपर होता है, तो उस व्यक्ति को हम गंडमूल नक्षत्र से बोलते हैं, या हम कह देते हैं कि इसका जो जन्म है वो मूलों में हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका जन्म या आने वाले बच्चों का जन्म क्या मूलों में है या नहीं है। इसके लिए बहुत ही सरल सी विधि मैं आपको बताता हूँ। आप आज मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के ऐप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप कहीं पर भी अपनी पत्री बनाइए और पत्री में जहां पर चंद्रमा लिखा है उसके साथ ये नक्षत्र देखिए। मैंने स्क्रीन पर आपको 6 नक्षत्र चिन्ह भी किए हैं: अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। यदि आपका चंद्रमा का ये नक्षत्र है तो आप समझिए आपका जन्म मूलों में हुआ। और जो इतना टेक्निकल भी नहीं देख सकते और ज्योतिष बिल्कुल भी नहीं जानते, या जिन्होंने कभी कुंडली अच्छी तरीके से बनाई नहीं, मैं उनके लिए बड़ा सरल तरीका सा बता देता हूं। मित्रों, 27 नक्षत्र किसी न किसी स्वामी के अंतर्गत आते हैं। तो हमारे ये 6 नक्षत्र बुध और केतु के अंतर्गत आते हैं। तो हमारे ये 6 नक्षत्र जिनके स्वामी बुध और केतु बनते हैं, तो इसका मतलब आप अपना कुंडली खोलिए, अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम डालिए और आप देखिए आपको सबसे पहले कौन सी दशा मिली। यदि बुध की दशा मिली है या केतु की दशा मिली है, तो इसका मतलब आपका जन्म मूलों में हुआ है ना। बहुत आसान। जस्ट आपने अपनी कुंडली बनानी है और अपनी दशा देखनी है। अगर आपकी बुध की दशा है या केतु की दशा है तो आपका जन्म मूलों में हुआ है। मेरा एक वीडियो भी है किस तरीके से आप दशा निकाल सकते हैं इस चैनल में। जिन्हें अपनी दशा निकालनी नहीं आती है वह उसको चेक भी कर सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि मूलों में जिसका जन्म होता है ये क्या करता है। तो मैं आपको यहाँ टेबल के जरिए एक एक नक्षत्र के लाभ और हानि का, या लकी या अनलकी का विवरण देता। मित्रों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे पास 6 नक्षत्र हैं और हर एक नक्षत्र को 4-4 चरण मिले। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। अब अश्विनी नक्षत्र की बात करते हैं। यदि किसी का जन्म प्रथम चरण का है अश्विनी नक्षत्र में, तो जन्म के बाद उसके पिता को कष्ट होता है। यदि अगर उसका दूसरा चरण है तो बड़ा ऐश्वर्यवान जीवन व्यतीत करता है, ये बहुत शुभ है। और यदि तृतीय चरण है तो एक उच्च पद की प्राप्ति होती है, राज की प्राप्ति होती है, बहुत शुभ फल प्रदान करता है। और अगर चतुर्थ चरण होता है तो गवर्नमेंट सेक्टर से मान सम्मान और लाभ का जीवन। अब हम दूसरे नक्षत्र की बात करते हैं। यदि आश्लेषा के प्रथम चरण में किसी व्यक्ति का जन्म है तो वह बहुत स्वयं के लिए शुभ होता है, अच्छा जीवन रहता है। दूसरे चरण में धन हानि होती है। यदि किसी का जन्म तीसरे चरण का है तो माता को कष्ट होता है, और चौथे चरण में पिता को कष्ट होता है। तीसरे नक्षत्र मघा की बात करते हैं। प्रथम चरण में माता को कष्ट होता है, द्वितीय चरण में पिता को कष्ट होता है, तृतीय चरण में सुख समृद्धि और स्वयं के लिए बहुत शुभ रहता है, और चतुर्थ चरण भी अपने लिए बहुत शुभ रहता है। अब हम बात करते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र की। ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों चरणों में आमतौर पर हमें
हानि ही उठानी पड़ती है। पहले चरण में बड़े भाई को कष्ट, दूसरे चरण में हमारे छोटे भाई अनुज को कष्ट, तीसरे चरण में माता को कष्ट और चौथे चरण में वह स्वयं को कष्ट देने का भागी बनता है। पांचवें नक्षत्र की बात करते हैं मूल। पहले चरण में जिस जातक का जन्म है पिता को कष्ट रहता है, दूसरे चरण में माता को कष्ट, तीसरे में धन हानि और चौथे चरण में शांति, स्वयं से लाभ और जीवन ठीक रहता है। रेवती नक्षत्र में पहले चरण में राज्य लाभ यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ मिलता है, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन रहता है। द्वितीय चरण में उच्च पद की प्राप्ति होती है, तृतीय चरण में धन लाभ होता है, लेकिन चतुर्थ चरण कष्टकारी होता है। तो मित्रों आप देखिए 6 नक्षत्र अलग अलग चरणों में अलग अलग फल प्रदान करते हैं। तो हम यह नहीं कह सकते कि मूलों में पैदा हुआ व्यक्ति हमेशा कष्टकारी ही होगा। उसको ऐश्वर्यवान जीवन, सुख सुविधाएं भी मिल रही हैं, तो माता पिता के लिए कहीं कहीं किसी किसी चरण में वो कष्ट भी प्रदान कर रहा है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह किस तरीके से काम करता है और जिनका भी जन्म मूलों में होता है वो व्यक्ति किस टाइप के होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इन 6 नक्षत्रों के जो लॉर्ड बनते हैं, 3 नक्षत्र के बुध और 3 नक्षत्र के केतु। बुध हमारी वाणी का, हमारी बुद्धि का कारक बनता है और केतु मोक्ष और अध्यात्म का। तो जैसा कि हमें ग्रहों की नेचर से ही पता लग रहा है कि मूलों में पैदावार हुआ, जैसा कि हमें ग्रहों की नेचर से ही पता लग रहा है कि मूलों में पैदा हुआ व्यक्ति एक समझदार, इंटेलिजेंट और अध्यात्म की राह की ओर जाने वाला हमें दिखता है। जिद्दी भी होता है लेकिन अपने टारगेट्स को भी पूरा करता है। तो मिला जुला असर हमारे चरणों के हिसाब से जिस भी चरण में जिस व्यक्ति का जन्म होगा वैसा उसको मिलेगा। अब प्रश्न यह उठता है, तो क्या एग्जैक्टली ऐसा होता है? तो मित्रों, ज्योतिष शास्त्र को मैं एक ग्रंथ के रूप में मानता हूं। मैंने अपनी रिसर्च में अपनाया है कि ज्योतिष शास्त्र में दिया हुआ एक एक वाक्य महाविज्ञान से कम नहीं, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार और धीरे धीरे समय के अनुसार कुछ चीजें बदलती गई और महाविज्ञान की दी हुई चीजों को मैं दिल से स्वीकार भी करता हूं। अब मित्रों, प्रश्न यह उठता है कि मूलों में पैदा हुआ व्यक्ति क्या कष्टकारी होता है, पिता माता पे भारी रहता है? ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुछ चरण बहुत ऐश्वर्यवान, शुभ, शांति प्रिय जीवन इंडिकेट करते हैं, तो कुछ चरण धन हानि, माता पिता को कष्ट भी इंडिकेट करते हैं। यहां मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मान लीजिए किसी का जन्म मघा के प्रथम चरण में हुआ है जहां माता को कष्ट इंडिकेट करता है, तो वही दूसरी तरफ अगर उसकी माता के जीवन को देखें या माता की कुंडली को देखें तो वो भी कष्टकारी जीवन रहेगा और उनके ग्रह भी बहुत सारे निर्बल होंगे जिसकी वजह से उन्हें कष्टों का सामना करना पड़ता हो। और जहां तक लाभ हानि की बात है, ये नक्षत्रों के ग्रहों, नक्षत्रों के स्वामी ग्रहों, उनके उप नक्षत्रों की पोजीशन, पूरी कुंडली को अच्छी तरीके से देख के ये बताया जा सकता है कि इसका जीवन कष्टकारी है या लकी है। हमारे ज्योतिष महाविज्ञान में हर समस्या के निदान के लिए बहुत सारी रेमेडीज और उपाय दिए हुए हैं। मूलों में पैदा होने वाले व्यक्ति जिनका गण मूल नक्षत्र बनता है, उन्हें कुछ उपाय करने होते हैं और इस समस्या से निदान पाना होता है। हमारे ज्योतिष महाविज्ञान में हर समस्या का निदान एक उपाय के रूप में दिया हुआ है। गण मूल नक्षत्र के लिए भी हमारे शास्त्रों में कुछ उपाय दिए हुए हैं, जिसे बिल्कुल अच्छे व्यवस्थित तरीके से किसी अच्छे पुरोहित से कराना चाहिए। इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। पूजा पाठ से किसी का नुकसान ना कभी आज तक हुआ है ना कभी होगा। लेकिन जब भी किसी का जन्म होगा तो वो नक्षत्र 27 दिन बाद दोबारा आता है। तो सेम नक्षत्र, मान लीजिए किसी का अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है, 27 दिनों बाद वह नक्षत्र दोबारा आएगा, तो 27वें दिन गण मूल नक्षत्रों की शांति की पूजा कराई जाती है और ये बहुत कारगर भी सिद्ध होता है। यदि कोई व्यक्ति ये पूजा नहीं करा पाता है तो यह नक्षत्र
हर 27 दिन के बाद आता रहेगा, या जब भी वह अपने विवाह के समय, विवाह से पहले, जब उसको कन्वीनियंट हो, जैसे ही ये नक्षत्र उस समय आएगा, वह इसका पूजा विधिवत तरीके से करा सकता है और मूलों की शांति करा सकता है। तो आज का विषय गंडमूल नक्षत्र आप सबके सामने मैंने रखा। तो आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए आपसे फिर मिलूंगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, अगर आपका ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और किसी भी प्रकार की ऑक्कल्ट साइंस में इंटरेस्ट है और आप उसको साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से सीखना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए ला रहा हूं। नमस्कार।